हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हमारे चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी थी इंटेक्स क्वेश्चंस की और इस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस थे उन सबको हमने कर लिया है सॉल्व तो किया ही था, साथ ही साथ हमने पूरा का पूरा चैप्टर भी हमने रिवाइज कर लिया है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते। जिस भी सवाल में जो भी फाइलम, जो भी क्लास, जो भी किंगडम मेंशन था, उसी समय हमने उस किंगडम के बारे में, उस फाइलम के बारे में, उस क्लास के बारे में सारी की सारी बातें कर ली, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस कर लिए। इनफैक्ट जब हमने इंटेक्स क्वेश्चंस को अपने सॉल्व किया था तो हमने अपनी इन्फॉर्मेशन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा भी दिया था। जब हमने मेन चैप्टर कवर किया था तो वहाँ पे मैंने आपको इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताए थे किसी भी फाइलम या किसी भी किंगडम के बारे में, क्योंकि वहाँ पे मैं आपका एक स्ट्रक्चर तैयार करना चाह रही थी कि पहली बार आप इस तरह का कोई चीज़ पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, इतने सारे एनिमल्स के बारे में आप एक साथ पढ़ने वाले थे, इतने वाले स्पीशीज़ के बारे में आप एक साथ पढ़ने वाले थे। तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाए आपके दिमाग में और आप चैप्टर से ताकि डरो ना। तो हमने आपकी एनसीईआरटी में जो जो भी कैरेक्टर्स दिए गए थे उन्हीं के ऊपर हमने डिस्कशन किया था अपने मेन चैप्टर को कवर करते टाइम। लेकिन अब जब आप इन सभी क्लासेस से, फाइलम से, आपको इनका नाम पता है, आप फेमिलियर हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दें। तो हमने जो है बहुत सारे ऐसे एडिशनल पॉइंट्स भी पढ़े हैं इंटेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते। तो आई होप उन सब चीज़ों से आप घबराए नहीं होंगे और आपने बहुत अच्छी तरीके से सभी पॉइंट्स को समझा होगा। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, आज के सेशन में अब इंटेक्स क्वेश्चंस में हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, अब फाइनली बारी आती है उन सभी चीज़ों को कंक्लूड करने की, समराइज़ करने की। तो हम कैसे करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते। तो चलिए फटाफट से आज के सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या इनसे हमको बेनिफिट मिलेगा। अब हमने इतने सारे, अभी तक हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस में हमने इतने तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लिया है, सिंगल सेल वाले, मल्टी सेलुलर वाले, है ना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर हम बोलते हैं कि ऑर्गन्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, और वहीं हमने अपने बारे में पढ़ा यानी कि मैमल्स के बारे में पढ़ा, जहाँ पे प्रॉपरली हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने अब तक पूरी पढ़ाई करी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जिसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, हमारे पास किंगडम मोनेरा है, हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा है, फिर फंजाई है, प्लांटे हैं, एनिमेलिया है। तो सवाल ये है कि इतने सारे क्लासिफिकेशन करे गए तो क्यों करे गए, मतलब एडवांटेजेस क्या हुए, क्या फ़ायदे मिले सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई करने के। तो फर्स्ट एडवांटेज तो भाई सबसे पहला यही होना चाहिए कि ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, अवेयर कराता है कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, कि हमारे अराउंड जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में आपको बताता है, अवेयर कराता है ना। और थोड़ी सी हम बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। यूँ तो हमें बहुत सारे अपने अराउंड ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, ठीक है, और बहुत सारे नहीं भी दिखाई देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआन्स हो गए। क्या ये सारे हमें दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स भी हमारे साथ इसी प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नॉर्मली हमें अपनी लोकेलिटी में क्या क्या दिखता है, ह्यूमन बींग्स के अलावा हमें 2-3 टाइप की बर्ड्स दिख जाएंगी, हमको पिजन दिख जाएगा, हमें क्रो दिख जाएगा, हमें स्पैरो दिख जाएगा, बस। इसके अलावा क्या दिखता है, डॉग्स देख सकते हैं हम, कैट्स देख सकते हैं, है ना, काउस देख सकते हैं, बफेलोज देख सकते हैं। इसके अलावा हमें और कौन से एनिमल्स दिखाई देते हैं, मिट्टी में हमें हो सकता है कि अर्थवर्म दिख जाए, है ना। तो आप बोल सकते हो कि
गिन के आप अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आपको अपने अराउंड डेली बेसिस पे दिखाई देते हैं। लेकिन असलियत में हमारे इस प्लैनेट अर्थ में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतनी सारी स्पीशीज़ हैं कि उनके बारे में अगर आपने सोचा है कि चलो एक दिन बैठ के जो है ना सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर ली जाए कि चमगादड़ क्या होता है और डॉग्स कैसे होते हैं, और या हम बोलते हैं कि मधुमक्खी कैसी होती है, मक्खी कैसी होती है, तो एक दिन में बैठ के हम सबके बारे में पढ़ लें तो ये पॉसिबल नहीं है। मधुमक्खी की भी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, मक्खी की भी, हाउस फ्लाई जिसे हम कहते हैं, उसकी भी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अराउंड जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है विटेकर द्वारा, उस क्लासिफिकेशन से हमको ज्ञान होता है, नॉलेज मिलती है कि हमारे अराउंड कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हमारे प्लैनेट अर्थ में प्रेजेंट हैं, जो कि हमारी प्लैनेट अर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इट मेक्स अस अवेयर ऑफ एंड गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स भी बहुत तरीके के होते हैं, तो मैंने आपको एनिमल्स के बारे में बताया है। प्लांट्स भी आपको वेराइटी ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगी। आपको आपके गार्डन में रोज़ प्लांट दिख सकता है, सेवंती दिख सकती है ना, गेंदे के फूल, गेंदे का पौधा आपको दिख सकता है, कुछ आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी वेराइटीज़ हैं। तो क्लासिफिकेशन हमको प्लांट्स और एनिमल्स की जो डाइवर्स वेराइटीज़ है ना, उसके बारे में हमें नॉलेज देता है, अवेयर कराता है। फिर इसके बाद में इट मेक्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मच ईजियर। इट टेल्स अस अबाउट द इंटर रिलेशनशिप अमंग द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। इन दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, इसे हम समझते हैं बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से। ह्यूमन बींग्स की बॉडी के बारे में जानना तो बड़ा आसान होता है ना। मेडिकल कॉलेजेस हैं आजकल, हर सिटी में है, हर स्टेट में है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं मेडिकल कॉलेजेस। तो जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि यार ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने की हमें इच्छा हो रही है और ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने की इच्छा हो रही है, तो आप बिल्कुल जो है ना मेडिकल कॉलेज में एग्ज़ाम दे करके जो है आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पे आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। इतने अच्छे से समझाई जाएंगी चीज़ें कि आप जो है जब बाहर निकलोगे तो आप डॉक्टर बन के निकलोगे। तो आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने के लिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको दिखाई देंगे। लेकिन कभी अगर आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ह्यूमन बॉडी तो चलो ठीक है, अपनी बॉडी के बारे में जानना भी अच्छी बात है, लेकिन इतने सारे एनिमल्स जो हमको अपने अराउंड दिखते हैं, प्लांट्स हमें अपने अराउंड दिखते हैं, क्यों ना हम इनके बारे में पढ़ें। हमारे घर में ही एक पेट डॉग है, उसके बारे में क्यों नहीं हम पढ़ लेते। घर के बाहर पेड़ लगा हुआ है, पेड़ पे हम बोलते हैं कि चमगादड़ यानी कि बैट्स लटके हुए हैं, क्यों ना हम इनके बारे में पढ़ें। क्यों? क्योंकि आपको ना कहीं अपने बीच में कोई सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। कैसे? हम भी टेट्रापोड्स हैं, यानी कि हमारे पास 2 पेयर होते हैं लिम्स के, 4 लिम्स हो गए और नीचे वाले पैर हाइंड लिम्स हो गए। जो आपके घर में पेट डॉग है उसके पास भी, वो भी टेट्रापोड है, उसके पास भी 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं। जो बैट सामने लटका हुआ है वो भी टेट्रापोड ही कहलाता है। फ़र्क क्या है कि उसके आगे के जो 4 लिम्स जो हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में, लेकिन हाइंड लिम्स तो अभी भी है उसके पास। इसके अलावा घर के सामने से जाती हुई गाय दिखती है, वो भी टेट्रापोड है। तो कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पा रहे हैं ह्यूमन बींग्स को उनके साथ। हमें भी दिखाई दे रहा है कि हमारी बॉडी भी कैसी होती है, हेयरी होती है। डॉग की बॉडी में भी हेयर प्रेजेंट होते हैं, फर होता है उनका भी। ठीक है, आपको जो है चिंपैंजी, गिब्बन, एप्स वगैरह, मंकी वगैरह, उनकी बॉडी भी, वो भी टेट्रापोड्स होते हैं, उनकी बॉडी में भी आपको हेयर दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इन सब एनिमल्स के साथ रिलेट कर सकते हो, है कि नहीं। तो आप बोल सकते हो कि कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे बीच में। तो ऐसे ही एनिमल्स जिनके बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि टेट्रापोड्स हैं, बॉडी में फर है, बॉडी में हेयर है, बॉडी जो है हेड, नेक, ट्रंक, टेल में डिवाइडेड है, इनको उठा करके एक ग्रुप बना दिया इनका, और उस ग्रुप का नाम दे दिया क्या? मेमेलिया। मेमेलिया का मेन कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, कि मैमल्स जो होते हैं, मेमेलिया क्लास में आने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं उनके पास मेमरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि मिल्क सेक्रेट करती हैं, और इसी मिल्क से वो अपने यंग वंस को नरिश करते हैं। ये मैंने आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बताया था। तो जब हम बात करेंगे मैमल्स की तो हमारे दिमाग में बेसिक ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए। अब आप खुद ही सोचो, इतने सारे एनिमल्स हैं
हमें अपने अराउंड दिखते हैं, क्या हर एक के बारे में जानना हमारे लिए ईजी है? बिल्कुल भी ईजी नहीं है। एक जो एवरेज ह्यूमन लाइफ होती है ना, वो कम पड़ जाएगी इन सभी एनिमल्स के बारे में जानने के लिए, कि बैट्स कैसे होते हैं, काउस कैसी होती हैं, बफेलोस कैसे होते हैं, पिग कैसे होते हैं, ओशियंस के अंदर मिलने वाली जो डॉल्फिन हैं, जो वेल हैं, वो कैसी होती हैं, जो चमगादड़ हैं वो कैसे हैं। इनके बारे में हम एक जीवन में बैठ के, एक लाइफ में बैठ के तो कभी भी जो है ना सबके बारे में स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है, एक ग्रुप बना दिया गया है मेमेलिया। अब उस मेमेलिया के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए गए हैं, जो कि मैंने आपको डिस्कस किए थे प्रीवियस सेशन में। इंडेक्स क्वेश्चन के सेशन में मैंने आपको बताया था कि मेमेलिया में आने वाले हर एक एनिमल के पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कि उनके पास मेमोरी ग्लैंड होगी, क्योंकि वो टेट्रापोड्स होंगे। उनकी स्किन होगी, स्किन के पास हम बोलते हैं कि ग्लैंड्स होंगे, स्किन में हम बोलते हैं कि हेयर होंगे, फर होंगे। ये सारी बातें हमने करी थी अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस। तो एक फ्रेमवर्क मिल जाता है हमें कि अच्छा मेमेलिया, अब इस मेमेलिया में चाहे जो एनिमल आ जाए, आपको पता होगा कि इसके पास कौन कौन से बेसिक कैरेक्टर होने वाले हैं, कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया होगा, माउथ होगा, एलिमेंट्री कैनाल होगी, डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे। ये आपके दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ये आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी। अब कोई भी आपको आके बोलेगा कि भाई कंगारू जो है ना वो भी क्या है, एक मैमल है, तो आपको पता होगा कि अच्छा ये मैमल है, इसके पास हेड होगा, नेक होगा, ट्रंक होगी, टेल होगी, ये भी जो है ना इसके पास भी मेमोरी ग्लैंड्स होंगी, और इसके बॉडी पे भी ये भी टेट्रापोड्स होंगे, और इनकी बॉडी पे भी फर प्रेजेंट होंगे। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी कैसा होगा, क्लोज टाइप का होगा। तुरंत आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी। तो हुआ क्या, एक क्लास के बारे में आपने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। अब उस क्लास में चाहे जो स्पीशीज़ आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता ही है। आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि अच्छा मेमेलिया का ये एनिमल है तो डेफिनेटली इसके पास होगी मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स यही मैंने आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में एक्सप्लेन किए हैं कि सबसे पहले तो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को ईजी बना देता है, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। इंटर रिलेशनशिप मतलब कि आपस में वो लोग कैसे रिलेटेड है, कनेक्टेड है, उसकी जानकारी भी हमें यहाँ पे मिलती है। फिर इसके बाद में इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। याद है आपको मैंने बताया था जब हमने प्रीवियस सेशन में क्लास रेप्टिलिया और क्लास एव्स के बारे में पढ़ा था, तो उनके बीच की मैंने आपको एक कनेक्टिंग लिंक के बारे में बताया था जिसको हम कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, याद है अगर आपको आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में हमने बात करी थी कि एक तरफ हम बोलते हैं कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, यानी कि जो रेप्टिलियंस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रीपिंग और क्रॉलिंग टाइप के एनिमल्स होते हैं, जिसमें कि हमारे क्रोकोडाइल्स आते हैं, टर्टल्स आते हैं, टॉर्टाइल्स आते हैं, स्नेक्स आते हैं, है ना, वॉल लिजर्ड्स आती हैं। तो वो कैसे होते हैं, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप के एनिमल्स होते हैं, ज़मीन पे जो है ना रेंगते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे एव्स की, एव्स में सारी चिड़िया आती हैं, तो आप बोलोगे कि मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ज़मीन पे रेंगने वाले और हवा में उड़ने वाले जो पक्षी हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। मैंने बोला कि जो चिड़िया हैं, जो एव्स हैं, वो कहीं ना कहीं रेप्टाइल से ही इवॉल्व होकर के बने हैं, रेप्टाइल से ही आए हैं। तो आप बोलोगे कि मैम कैसे पॉसिबल है, रेप्टाइल्स तो जो है ना रेंगते रहते हैं ज़मीन पर, और चिड़ियों को तो हमने देखा है वो तो आसमान में उड़ती रहती हैं। तो उनके बीच की कनेक्टिंग लिंक हमने पढ़ी थी आर्कियोप्टेरिक्स, जिसमें हमने देखा था कि जैसे कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी जो जॉज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जॉज के पास वो क्या होती है, उनके पास टीथ होते हैं। क्रोकोडाइल्स, और अगर आपने कभी एलिगेटर्स वगैरह को शिकार करते हुए देखा होगा तो उन्हें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही नदी किनारे कोई भी जानवर आता है वो पानी के सरफेस पे ही रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं। जैसे ही कोई भी शिकार आएगा तुरंत अपने स्ट्रॉन्ग जॉज और अपने टीथ के हेल्प से उसे पकड़ लेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे चिड़ियों की, तो आप बोलोगे कि मैम चिड़ियों के पास तो ऐसा कोई जॉज होते ही नहीं है, उनके जॉज तो जो है ना प्रोलॉन्ग होकर के बीक बन जाते हैं, उसकी चोंच बन जाती है। इनफैक्ट उनमें तो हम बोलते हैं कि टीथ भी नहीं होते हैं। तो रेप्टाइल्स और एव्स का तो ये बिल्कुल ही क्या हुआ, अलग कैरेक्टर हुआ। तो फिर ये आपस में कैसे रिलेटेड है, कैसे हम मान लें कि रेप्टाइल से इवॉल्व होकर के बर्ड्स बने हैं, तो आर्कियोप्टेरिक्स बताती है हमें। आर्कियोप्टेरिक्स में मैंने आपको बताया था कि उसकी चोंच भी थी और उसमें टीथ भी थे, तो कनेक्टिंग लिंक था। आप बोल सकते हो कि जो ट्रांजिशन फेज था ना एक, कि किस तरीके से रेप्टाइल्स बर्ड्स में इवॉल्व हो रहे थे, उस ट्रांजिशन फेज को बताता है कौन, आर्कियोप्टेरिक्स। कि
प्रॉपरली ना ही वो रेप्टाइल था, प्रॉपरली ना ही वो बर्ड था कि आप उसको बोल दो कि भाई ये क्या है, बर्ड है, नॉर्मल जो हमारे घरों के पास दिखती हैं स्पैरोज वगैरह वैसा है, और ना ही वो रेप्टाइल जैसा था जैसे कि हमको क्रोकोडाइल वगैरह दिखते हैं। तो एक ट्रांजिशन फेज को शो कर रहा था आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। तो वो हमको क्या बता रहा था कि इवोल्यूशन जो है ना ऐसे ही हुआ है। एक से मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे कि रेप्टाइल्स है वो कहाँ से हैं, ये तो हमको समझ में आ गया, आर्कियोप्टेरिक्स ने हमको ये बता दिया कि भाई जो एव्स हैं वो रेप्टाइल से ही इवॉल्व होकर के आए हैं। लेकिन ये रेप्टाइल्स कहाँ से आए हैं, ये रेप्टाइल्स आए हैं एम्फीबियन से। एम्फीबियंस कहाँ से आए हैं, फिशेस से आए हैं। फिशेस तो एक्सक्लूसिवली कैसी होती हैं, पानी में ही पाई जाती हैं। पानी के अलावा कहीं आपने फिशेस को देखा है क्या, किसी और हैबिटाट में देखा है क्या, नहीं देखोगे। हाँ, एक होती है लंग फिश। लंग फिश क्या होती है, उसके पास ऐसी स्पेशल एडाप्टेशंस होती हैं कि जब पानी वगैरह सूख जाता है ना, तो वो क्या करती है, पानी के नीचे क्या होता है, मिट्टी होती है, सॉइल होती है, और वो थोड़ी सी गीली रहती है ना। तो वो अगर कभी जिस भी वो वाटर बॉडी में रह रही है, अगर वहाँ का पानी सूख जाता है तो पानी के बेस में जो मिट्टी वाला पोर्शन होता है वो उसमें वो धंस जाती है और डॉर्मेंसी के स्टेट में चली जाती है। अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को इतना स्लो कर लेगी कि ऐसा लगेगा कि वो मरी हुई है, जबकि वो मरी हुई नहीं रहती है। जैसे ही दोबारा उस वाटर बॉडी में पानी भरेगा वो तुरंत उचक के बाहर आ जाएगी। तो वो उसे हम लंग फिशेस कहते हैं, वो अलग बात है। बाकी जितनी भी मछलियां हैं, चाहे वो कार्टिलेजनस हो चाहे वो बोनी हो, वो सब आपको कहाँ मिलेंगी, पानी में दिखाई देंगी। लेकिन इसके बाद में जब हम बात करेंगे एम्फीबियंस की, जिसमें कि वो फ्रॉग वगैरह आते हैं, तो वो तो आपको लैंड पे दिखाई देंगे, है कि नहीं। लेकिन वो लैंड पर तो है, लेकिन क्यों हो पाए हैं, क्योंकि जो फिशेस की जो हमने बात करी थी वही इवॉल्व होकर के क्या बनी है, एम्फीबियंस बनी है। और वो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम कैसे मान लें कि एम्फीबियंस जो है फिशेस से बने हैं। तो एम्फीबियंस का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि भले ही वो लैंड पे रहते हैं लेकिन उनको पानी में जाने की ज़रूरत होती है। क्यों, क्योंकि फिशेस की ही तरह, जैसे कि फिशेस के अंडे होते हैं, उनके पास भी शेल नहीं होता है, कमज़ोर होते हैं। सिमिलरली एम्फीबियंस के अंडे भी कैसे होते हैं, विदाउट शेल होते हैं, उनके अंडे भी नाजुक होते हैं। ज़्यादा धूप में रखोगे तो वो सूख जाएंगे। तो ऐसे तो एम्फीबियंस की जो प्रोजेनी है, जो स्पीशीज़ हैं, वो पूरा का पूरा हम बोलते हैं कि क्लास को ही खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, एम्फीबियंस क्या करते हैं, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए पानी में जाते हैं। तो पानी में उनकी डिपेंडेंसी फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये हमें बताती है कि जो एम्फीबियंस है ना वो कहीं ना कहीं फिशेस से ही इवॉल्व होकर के आए हैं। तो ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना डिफरेंट क्लासेस का, ये हमें बताता है कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में रिलेट करती हैं, कैसे जो है ना एक क्लास इवॉल्व होकर के दूसरी क्लास बनी, आपस में रिलेशन बताती। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 9 फाइलम है, हमारे सिलेबस में 9 फाइला हैं, उसमें से एक फाइलम होता है कॉर्डेटा। इसमें आने वाले सभी एनिमल्स के पास क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है। अब लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ताउम्र जो है ना ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर हम बात करें अपनी ह्यूमन बींग्स की, हमारे पास नहीं है अभी नोटोकॉर्ड, मेरे पास नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरी नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है। किसने रिप्लेस किया है, तो वर्टिब्रल कॉलम ने किया है। लेकिन लाइफ की अर्ली स्टेजेस में मेरे पास भी नोटोकॉर्ड थी, हम सभी ह्यूमन बींग्स के पास थी, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम बोलते हैं कि कॉर्डेटा को फर्दर डिवाइड किया गया था 2 सब फाइलम में, एक था प्रोटोकॉर्डेटा और एक था वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में के एनिमल्स जो प्रोटोकॉर्डेट्स थे, उनके बीच में कोई ना कोई आपको सिमिलरिटीज दिखाई देंगी। आपको अपने और अपने पेट डॉग के बीच में एक और सिमिलरिटी मिल गई कि दोनों कैसे होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम पोजेस करने वाले हैं। आपको अपने बीच में और जिराफ के बीच में एक सिमिलरिटी दिखाई दे गई, क्या, कि दोनों के ही पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। फिर इसके बाद में इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अदर लाइफ साइंसेज इजी, इट हेल्प्स एनवायरमेंटलिस्ट्स टू डेवलप न्यू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब ये अगर सवाल आएगा तो मुझे लगता है कि आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे डिफरेंट जो हमने ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन सीखा है, वो सबसे पहले तो क्यों करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, और उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ वुड यू चूज बिटवीन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग अ हायरार्की इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में अगर आपको क्या करना है, हायरार्की डेवलप करनी है, तो आप कैसे
कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है ना चूज़ करोगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि हायरार्की का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रैंक, है ना, कि अगर आपको चीज़ों को रैंक करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो इसका जवाब होना चाहिए ग्रॉस कैरेक्टर। अब ये ग्रॉस वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रॉस कैरेक्टर क्या होता है, ये वो वाला ग्रॉस नहीं है जब हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को जो अच्छी चीज़ नहीं होती है कि दिस इज़ वेरी ग्रोस, ये वो वाला ग्रोस नहीं है। इसका मतलब साइंस में होता है ऊपरी चीज़ें या मोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। तो जो ग्रॉस कैरेक्टर होना चाहिए will form the basis of start of hierarchy and fine character will form the basis of further step of of signing the hierarchy, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेन कैरेक्टर्स होंगे, जो ऊपर से दिखने वाले कैरेक्टर्स होंगे, वो बेसिस बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे हायरार्की को। इसके बाद में जो फाइन कैरेक्टर्स होंगे वो फिर क्या करेंगे, फर्दर स्टेप्स हमको बताएंगे हायरार्की के। इसको मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमने फाइलम बात करी है अपनी क्लास की वर्टिब्रेटा की, ठीक है। वर्टिब्रेटा जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम जो है वो किस फाइलम में आता है, कॉर्डेटा में आता है ना। हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया था 11 फाइला होते हैं, उसमें से एक हमारे सिलेबस में नहीं है हेमिकॉर्डेटा। एक जो प्रोटोजोअन फाइलम था उसको हटा दिया गया है एनिमल किंगडम से, क्योंकि वो कैसा था, यूनिसेलुलर था। और जितने भी हम बोलते हैं कि हमारे पास एनिमल किंगडम में एनिमल्स आते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। वो यूनिसेलुलर था, उसके पास केवल एक ही सेल होते थे प्रोटोजोअन्स के पास, इसीलिए उनको किंगडम एनिमिलिया से हटा दिया गया। तो कुल मिलाकर के हम बोलते हैं कि एनिमल किंगडम में हमारे सिलेबस में हमको 9 फाइला के बारे में पढ़ना था। एक लास्ट फाइला था जिसका नाम था क्या, कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनके पास कॉर्डेटा में आने वाले जो एनिमल्स हैं इनके पास क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है। अब भले ही वो पूरी ज़िंदगी हो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या लाइफ के कुछ अर्ली स्टेजेस में हो, बस होनी चाहिए, ठीक है। बाद में भले उसको रिप्लेस कर दिया गया है वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन होनी चाहिए। फिर इस फाइलम को फर्दर हम बोलते हैं कि डिवाइड कर रहे थे किसमें, 2 सब फाइलम में। एक था प्रोटोकॉर्डेटा और फिर इसके बाद में एक था वर्टिब्रेटा, ठीक है। वर्टिब्रेटा में हमने पढ़ा था कि वर्टिब्रेटा में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम होती है जिसको हम बैकबोन कहते हैं, वो कहाँ से आई है, नोटोकॉर्ड को ही रिप्लेस करके आई है। तो वर्टिब्रेटा में जैसे ही आपने सुना कि ये क्या है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आया कि अच्छा वर्टिब्रेटा सब फाइलम में आने वाले जितने भी एनिमल्स होंगे, यानी कि जो भी वर्टिब्रेट्स होंगे, उनके पास क्या होगी, उनके पास होगी वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल यानी कि आप बोल सकते हो कि वर्टिब्री या वर्टिब्रल कॉलम के होने, यानी कि अब उनकी प्रेजेंस के बेसिस को आपने मान लिया एक ग्रॉस कैरेक्टर। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस या उसके होने को आपने क्या मान लिया, एक ग्रॉस कैरेक्टर मान लिया। तो पहली रैंकिंग आपने वहां कर दी, ठीक है। पहली भी नहीं, आप इसको दूसरी रैंकिंग बोल सकते हो। पहली रैंकिंग क्या होगी, कॉर्डेटा वाली, कि कॉर्डेटा जैसे ही आपने सुना कि अच्छा कॉर्डेटा मतलब क्या, कि इसमें आने वाले एनिमल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, उनके पास होगी नोटोकॉर्ड। जैसे मैं नाम लूंगी पेंगुइन, मैंने आपको बोला कि जो पेंगुइन होती है वो इस फाइलम कॉर्डेटा में आती है। तो जैसे आप सुनोगे अच्छा कॉर्डेटा मतलब इसके पास भी क्या रही होगी, नोटोकॉर्ड रही होगी। अब वो अभी है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन हाँ इसके पास नोटोकॉर्ड होगी। तो एक ग्रॉस कैरेक्टर क्या हो गया, आपके पास नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस। फिर इसके बाद में नेक्स्ट, तो आपने यहाँ पे एक रैंक डिसाइड कर ली। फिर इसके बाद में आप नेक्स्ट कैरेक्टर पे आए कि आखिर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है या इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो जैसे ही मैं बोलूंगी वर्टिब्रेटा तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा अच्छा वर्टिब्रेटा, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे आने वाले एनिमल्स जो होंगे इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगी। नोटोकॉर्ड को रिप्लेस, नोटोकॉर्ड लाइफ के अर्ली स्टेजेस में होंगे और जिसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय वर्टिब्रल कॉलम, तो इनके पास वर्टिब्रल कॉलम होगी। तो ये आपने एक नेक्स्ट रैंक बना दी। ये रैंक 1 थी, ये रैंक आपने सेकेंड बना दी कैरेक्टर्स के बेस पे।
फिर इसके बाद में इसी वर्टिब्रेटा में हमारे पास बहुत सारी क्लासेस आई थी और उनमें से एक क्लास थी कौन, मैमेलिया, यानी कि हमारी वाली क्लास मैमेलिया क्लास। ठीक है, क्या खास बात थी इस क्लास की कि इसमें आने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड्स होती है। अब इस चीज़ को और ध्यान से समझिएगा कि मैमल्स जो हैं, मैमेलिया क्लास में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनको फर्दर हम सब क्लास में डिवाइड करते हैं। मैमेलिया क्या है, क्लास है, इस क्लास को भी हम 3 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। आप जानते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया वो होते हैं यूथीरिया, फिर इसके बाद में एक सब क्लास होती है मेटाथीरिया, और फिर इसके बाद में एक सब क्लास होती है प्रोटोथीरिया। क्या है ये तीनों है सब क्लासेस किसकी, तो क्लास मैमेलिया की। किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, अभी मैं आपको पूरा बेसिक चीज बता रही थी, ये थोड़ी सी आपके लिए एक्स्ट्रा है लेकिन ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्या बोला मैंने आपको कि हम क्या कर रहे हैं, अभी तक तो ग्रॉस कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते आ रहे थे कि पहला मेन कैरेक्टर हो गया नोटोकॉर्ड का होना, दूसरा मेन कैरेक्टर हो गया वर्टिब्रल कॉलम का होना। अब ये जो तीसरा क्लासिफिकेशन किया गया है कि हमने क्लास मैमेलिया को फर्दर 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया, यूथीरिया, मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया, ये किस बेसिस पे किया। अब आते हैं फाइन कैरेक्टर्स, डिटेलिंग। पहले हम जब भी ड्राइंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बाउंड्री बनाते हैं ना, एक आउटलाइन बनाते हैं, उसके बाद में उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिटेलिंग करते हैं, उसकी अंदर कलर्स फिल करेंगे, अंदर कुछ डिजाइन बनाएंगे। लेकिन एक बाउंड्री बनानी तो जरूरी है ना, कि आपने क्या किया, उठाया स्केच पेन और उससे जो है ना फ्लावर बनाने की कोशिश करी, नहीं, पहले आपको एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस चीज़ पे बेस्ड है, कौन से कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। तो देखो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो हमारे प्रोटोथीरियंस होते हैं ना, ये एग लेइंग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैमल्स में हम बोलते हैं कि विविपेरस भी होते हैं, ओविपेरस भी होते हैं और ओवोविविपेरस भी होते हैं। तो जो प्रोटोथीरियंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये बेसिकली ये एग ले करते हैं, अंडे देते हैं। जैसे कि हमारा ये डक बिल्ड प्लेटिपस और जैसे कि हमारा ये, इसको हम एकिडना बोलते हैं। अब क्या इन दोनों एनिमल्स को कभी आपने अपने जीवन में देखा है? मैंने तो खुद नहीं देखा, लेकिन ये फिर भी हैं। तो यहाँ पे हमें मैमेलिया क्लास में आने वाले एनिमल्स के बारे में हमें जानने को मिला कि नॉर्मली हमें मैमेलिया में कौन कौन आते हैं ये नहीं पता होता है, लेकिन आज हमने जाना कि भाई एकिडना और ये होता है डक बिल्ड प्लेटिपस जो कि अंडे देता है। ठीक है, तो प्रोटोथीरियंस में कौन आएंगे, अंडे देने वाले। फिर इसके बाद में मेटाथीरियंस में क्या आते हैं, मेटाथीरियंस में हम बोलते हैं कि ये बच्चे देते हैं लेकिन इनके बच्चे अंडर डेवलप्ड होते हैं। तो आपने कभी कंगारू वगैरह को देखा होगा कि उनके उधर पे फीमेल्स के पास एक पाउच होता है, ठीक है, और जब वो अपने बच्चे देते हैं बेबी कैंगरूज तो वो एकदम से जो ना बाहर उचकने नहीं लगते हैं, वो उनके उस पाउच में रहते हैं और इसी पाउच में रह करके वो प्रॉपरली डेवलप होते हैं और इसके बाद में जो है ना उनका बाहरी दुनिया से सामना होता है। तो जब तक वो अंडर डेवलप्ड हैं, पैदा वो हो जाएंगे, दुनिया में आ जाएंगे, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, अपने माँ के इसी पाउच में रहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाथीरियंस। इसमें मार्सुपिल्स वगैरह भी आते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं यूथीरियंस। यूथीरियंस में हम बोलते हैं कि यंग वंस सीधे डायरेक्टली देने वाले, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यूथीरियंस में हम बोलते हैं कि वो एनिमल्स आते हैं, वो मैमल्स आते हैं जो कि डायरेक्टली क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। और इनके बच्चे कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। जब तक माँ के अंदर रहेंगे तो प्लाजेंटा के थ्रू अपने ग्रोथ और अपने डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, लेकिन जब बॉडी के बाहर आएंगे तो वेल डेवलप्ड होंगे। बच्चा भले ही इमैच्योर हो लेकिन वो कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है, समय से पहले पैदा हो जाएगा। एक फिक्स्ड ड्यूरेशन तक, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, उस पीरियड तक ही अपने माँ की शरीर में रहते हैं, लेकिन इसके बाद में बाहर आएंगे तो वेल डेवलप्ड होकर ही आएंगे। हाथ पैर होंगे, आंखें होंगी, नाक होगा, सब कुछ होगा, सारे ऑर्गन्स होंगे। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यूथीरियंस। तो ये जो बेसिस हुआ ना क्लासिफिकेशन का कि अंडे दे रहे हैं कि बच्चे दे रहे हैं कि कैसे दे रहे हैं बच्चे, उसके बेसिस पे हमने फिर से क्या किया है, क्लास मैमेलिया को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया है। तो ये क्या हुआ, फाइन कैरेक्टर हुआ। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, रैंकिंग करी है, हायरार्की करी है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, कि चीज़ों को कैटेगरीज में डिवाइड करना, और हायरार्की मतलब क्या होता है, रैंक डिसाइड करना। तो ये रैंकिंग हम कैसे करते हैं,
तो ग्रॉस और फाइन कैरेक्टर्स के बेसिस पे करते हैं। जो ग्रॉस कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये क्लासिफिकेशन का बेस फॉर्म करते हैं, यहीं से हम बोलते हैं कि रैंकिंग या हायरार्की स्टार्ट होती है। और फिर इसके बाद में जो फाइन कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि अंडे दे रहे हैं कि बच्चे दे रहे हैं कि अंडर डेवलप्ड हैं कि वेल डेवलप्ड हैं, ये क्या होते हैं, फाइन कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि फर्दर हम बोलते हैं कि रैंकिंग को, हायरार्की को आगे लेकर के जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एक और बार मैं जल्दी से बता देती हूँ, कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है कि इसमें आने वाले जो भी एनिमल्स होंगे उनके पास क्या होगी, नोटोकॉर्ड होगी। अब वो पूरी ताउम्र एनिमल की बॉडी में है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस क्या हो गई, फर्स्ट कैरेक्टर हो गया, ये ग्रॉस कैरेक्टर हो गया। तो हमने क्या करा, कॉर्डेटा एक रैंक डिसाइड कर ली। फिर इसके बाद में प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है, कि वर्टिब्रल कॉलम है या नहीं, ये एक दूसरा ग्रॉस कैरेक्टर हो गया। फिर हमने उस हिसाब से दूसरी रैंक डिसाइड कर ली। फिर इसके बाद में इस वर्टिब्रेटा सब फाइलम को भी हमने 3 क्लासेस में हमने डिवाइड किया है। उसमें से एक क्लास आती है मेमेलिया। तो मेमेलिया में हम बोलते हैं कि हाँ भाई मेमोरी ग्लैंड पोजेस करने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं, जो कि क्लास मेमेलिया में आता है। अब बारी आती है और डिटेल में जाने की, कि माना इनके पास हम बोलते हैं कि मेमोरी ग्लैंड है जिससे अपने यंग वंस को नरिश करते हैं, लेकिन ये बताओ कि ये बच्चे दे रहे हैं या अंडे दे रहे हैं। तो ये बच्चे दे रहे हैं या अंडे दे रहे हैं, कैसे बच्चे दे रहे हैं, वेल डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड, उसके बेसिस पे अब फर्दर हम बोलते हैं कि और क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये हुआ फाइन कैरेक्टर। यहाँ पे हम बोलते हैं कि फर्दर रैंकिंग हम करते जा रहे हैं। तो आई होप ये चीज़ सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी कि कैसे ग्रॉस और फाइन कैरेक्टर्स मिलके जो है ना हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की इन क्लासिफिकेशन डिसाइड करते हैं। तो हम क्लासिफाई तो कर रहे हैं लेकिन हम रैंक भी डिसाइड करते जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद में ये वही एग्जांपल है जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमन बीइंग्स कैन बी टेकन अंडर वर्टिब्रेटा। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड keeps them under mammalia. Whether they lay eggs or give birth to young ones, on that basis they are further divided into 3 subclasses. Fine. चल अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स इनटू 5 किंगडम्स। की बेसिस क्या है एनिमल्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड करने का। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कि जो सेल स्ट्रक्चर है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, हमने सेल के बारे में बहुत डिटेल में बात करी है। एक टिपिकल एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं तो उसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में हम बोलते हैं कि जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एनवलप होता है। फिर इसके बाद में साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाद में सेल वॉल भी आ जाती है। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी होगा, प्रोटीन फैक्ट्रीज, राइबोसोम्स होंगे, लाइसोसोम्स होंगे, वैक्यूल्स होंगे, तमाम सारी चीज़ें होंगी। ये मैंने आपको बताया है एक टिपिकल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, लेकिन ये तो बहुत ही एडवांस्ड स्ट्रक्चर है। इससे पुराने, इससे प्रिमिटिव भी होते हैं जिनको हम कहते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये जो टिपिकल एनिमल सेल जो है ये क्या है, ये है एक यूकैरियोटिक सेल। और इससे पुराना इसका लो वर्जन जिसको हम कहते हैं क्या, प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम बोलते हैं कि ये सब सेल ऑर्गेनल्स वगैरह तो कुछ नहीं होते हैं। हाँ, उनमें राइबोसोम्स होते हैं, बाकी गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड ये सब कुछ भी नहीं होता है ना। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता है। न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियर मटेरियल के अराउंड उनके पास कोई एनवलप नहीं होती है, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे लुटे पिटे बैठे रहते हैं। तो वो क्या हुए, प्रिमिटिव टाइप के सेल्स हुए। तो सेल आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। तो हम बोल सकते हैं क्लियरली यहाँ पे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप खुद ही सोचो, अगर हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते ही नहीं, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स होते, तो हमें क्या गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और ये जो जितने भी हमने तमाम सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, क्या इनके बारे में हमको पढ़ने की ज़रूरत होती? नहीं होती। लाइफ आसान हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें होती नहीं,
तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होती। तो इसलिए यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स हम बोलते हैं कि बहुत ही बेसिक और प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। तो इस बेसिस पे सबसे पहले तो एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया कि भैया हमारे पास कुछ यूकैरियोटिक सेल पोजेस करने वाले ऑर्गेनिजम्स भी हैं, हमारे पास कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स पोजेस करने वाले ऑर्गेनिजम्स भी हैं। अब ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स एंटायरली आपस में डिफरेंट होते हैं, तो फिर क्या करें, एक कैटेगरी में तो रख नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला हम बोलते हैं कि कैटेगराइजेशन इसी बेसिस पे किया गया कि सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है। तो हमारे पास जो फर्स्ट किंगडम आया था जिसको हम कहते हैं किंगडम मोनेरा, उस किंगडम मोनेरा में जो है क्लियरली बताया गया था कि इसमें आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो अलग बिल्कुल कर दिया है प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स एंटायरली डिफरेंट होते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हमारे पास आया फर्स्ट किंगडम मोनेरा, जिसमें कि हमारे पूर्वज यानी कि बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था दादाजी के भी दादाजी और उनके भी दादाजी, जहाँ बैक्टीरिया दिखे उनको हाथ जोड़ के नमस्ते बोल, बहुत पुराने होते हैं ये। सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म आए थे प्लैनेट अर्थ पे रहने के लिए तो वो यही थे। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह ये सब हम बोलते हैं किस में आते हैं, किंगडम मोनेरा में आते हैं। और किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। उनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है। उसके बाद में आपको जितने भी दिखाई देंगे किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, इन सब के पास क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सेल स्ट्रक्चर, prokaryotic and eukaryotic. Thus two groups can be formed on having prokaryotic cell structure and the other having eukaryotic. ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट बेसिस क्या हुआ क्लासिफिकेशन का कि यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। आपको याद है अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि प्रोटोजोअन्स जो है ना, क्यों उनको हमने एनिमल किंगडम के अंदर नहीं रखा, अच्छा खासा फाइलम बनाया हुआ था प्रोटोजोअन्स का एनिमल किंगडम के अंदर। क्यों, क्योंकि वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, प्लांट्स के जैसे, एनिमल्स जैसे ही होते हैं वो। तो क्यों ना उनको जो है ना एनिमल किंगडम में ही रख दिया जाए। और उनके पास हम बोलते हैं कि क्लोरोफिल वगैरह कुछ नहीं होता है, तो क्यों नहीं रखा जाए, लेकिन हटा दिया गया क्योंकि एनिमल्स में आने वाले सभी एनिमल्स और सभी ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। फिर वो चाहे एक अर्थवॉर्म ही क्यों ना हो, केचुआ ही क्यों ना हो, वो भी कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर ही होता है। लेकिन जो हमारे प्रोटोजोआंस थे वो हम बोलते हैं कि सिंगल सेल पोजेस करने वाले थे, यानी कि वो यूनिसेलुलर थे, इसलिए उनको हटा दिया गया किंगडम एनिमिलिया से। तो यहाँ हम बोलते हैं कि बॉडी में एक सेल है या बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, उसके बेसिस पे ये सेकेंड बेसिस था क्लासिफिकेशन का। तो अभी जिस किंगडम की हमने बात करी थी किंगडम मोनेरा की, तो किंगडम मोनेरा में आने वाले जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह हैं, इनके पास प्रोकैरियोटिक सेल तो होता ही है। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि उनकी बॉडी में सिर्फ वही अकेला सेल होता है, सिर्फ एक ही प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट किंगडम की अगर हम बात करें, दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमने बोला कि यहाँ पे यूकैरियोट्स तो आ चुके हैं, लेकिन अब ये यूकैरियोट्स हम बोलते हैं कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर नए नए होंगे, है ना, और जो मल्टीसेलुलर होंगे वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे। तो दोनों को सेम कैटेगरीज में रखने का मतलब तो बनता नहीं है, इसीलिए किंगडम प्रोटिस्टा में बोला गया कि सुनो, यहाँ पे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, लेकिन उन यूकैरियोट्स को रखो जो कि कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि उनके पास केवल एक ही सेल होता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास हम बोलते हैं कि अलगी आ गए, जिसको हम डाई एटम्स वगैरह, यूग्लिना वगैरह वो आ गए। इसके अलावा हम बोलते हैं कि हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स वगैरह आ गए, हमारे पास प्रोटोजोआंस आ गए। तो प्रोटोजोआंस को एनिमल किंगडम से उठा करके कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया कि ये लो तुम्हारा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बना रहे, लेकिन आप कैसे हो, यूकैरियोटिक तो हो लेकिन आपके पास केवल एक ही सेल है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में कौन आए, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई में हम बोलते हैं कि वही मशरूम्स वगैरह। तो यहाँ पे अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स तो ऑब्वियसली बातें होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे।
जो मशरूम हम बड़े मज़े से खा लेते हैं वो क्या एक फंगस ही तो है, ईडेबल फंगस है, खाने लायक है, तो इसलिए खा लेते हैं उसको हम। लेकिन वो कैसा है, यूकैरियोटिक सेल पोजेस करने वाला है, लेकिन वो मल्टी सेलुलर भी है। कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं जैसे कि ईस्ट वगैरह, जो कि हम अपने बेकरी के चीज़ों को बनाने के लिए, बेकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ईस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर है। आप बोलोगे कि मैम अगर यूनिसेलुलर है तो इसको हमने उठा करके प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रख दिया, क्योंकि प्रोटिस्टा में भी तो यूकैरियोटिक एनिमल्स आते हैं, वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, तो ईस्ट को भी रख देना चाहिए था, नहीं रख पाए। क्यों नहीं रख पाए, क्योंकि उनके जो बाकी कैरेक्टर्स थे ना वो फंजाई से ही मिलते जुलते थे। उनकी जो लाइफ साइकिल थी, मोड था रिप्रोडक्शन वगैरह का, वो सब हम बोलते हैं कि फंजाई किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की जैसा था, इसलिए उनको हम हटा करके प्रोटिस्टा में नहीं रख पाए। भाई एक दो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हो ना तो उनको हम अवॉइड करके, नेग्लेक्ट करके, एक्सेप्शन मान के रख सकते हैं किसी पर्टिकुलर किंगडम में। ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं कि अब हम बोलते हैं कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इतने सारे होते हैं कि उनको हम एक्सेप्शन मान के किंगडम प्रोटिस्टा के साथ में नहीं रख सकते हैं। इसीलिए किंगडम फंजाई बना जहाँ पे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ईस्ट वगैरह ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, तो उनको हम एक्सेप्शन मान के रख लेते हैं क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स उनके उसी किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते होते हैं। फिर इसके बाद में आया किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, तो उस बारे में तो हम सबको पता है कि वो यूकैरियोटिक तो होंगे ही, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि मल्टी सेलुलर भी होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अब सेल वॉल है या नहीं, नेक्स्ट बेसिस क्या हुआ क्लासिफिकेशन का, सेल वॉल। तो हम सबको पता है कि एनिमल्स तो फेमस ही होते हैं, एनिमल्स के जो सेल होते हैं एनिमल सेल्स, उनमें सेल वॉल नहीं होती है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट सेल में होती है सेल वॉल, बहुत अच्छी होती है। किंगडम मोनेरा में जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास भी सेल वॉल होती है। आपको याद है मैंने आपको बताया था किंगडम मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और साथ ही साथ एक और आते हैं अर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ये जो माइकोप्लाज्म होते हैं ना, ये बहुत बड़े वाले होते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। वैसे किंगडम मोनेरा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास है सेल वॉल, लेकिन माइकोप्लाज्मा की नहीं होती है। लेकिन इनकी इसी सेल वॉल की एब्सेंस होने की प्रॉपर्टी के कारण हम बोलते हैं कि ये हमारी बॉडी में हार्मफुल चीज़ें कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और ये हमारी बॉडी में छुपे हुए रहते हैं। कैसे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होती है ना इनके ऊपर काम नहीं करती हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बेसिकली ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वॉल सिंथेसिस है ना उसको डिटेक्ट करती है। अब इनके पास सेल वॉल ही नहीं है, तो ये सेल वॉल सिंथेसिस को एंटीबायोटिक्स कैसे डिटेक्ट करेंगी और कैसे माइकोप्लाज्म से जाके लड़ेंगी। तो माइकोप्लाज्म का जो इन्फेक्शन होता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं होती है। बाकी मोनेरा के पास, किंगडम मोनेरा में सेल वॉल होती है। हम बोलते हैं जो फंगस वगैरह होती है, फंजाई किंगडम, उनके ऑर्गेनिजम्स के पास भी हम बोलते हैं सेल वॉल होती है। प्रोटिस्टा में नहीं होती है, लेकिन हाँ जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं प्रोटिस्टा में उनके पास सेल वॉल होती है। फिर इसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बताए हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स बेसिकली हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक हु कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड हेटेरोट्रॉपिक हु ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, that is from other organisms. Thus organisms can be broadly classified into different groups on the basis of their mode of nutrition, कि भाई उनके पास mode of nutrition कैसा है, अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल होता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और अपने लिए एनर्जी यानी कि जो शुगर वगैरह है वो खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपनी, तो हमारे पास तो है नहीं क्लोरोफिल, सनलाइट कितनी भी खा लें हम, टैनिंग हो जाए, लेकिन हम खाना अपना नहीं सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है, उसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एवोल्यूशन की प्रोसेस, जब भी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो एवोल्यूशन की प्रोसेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते कि हम जो है ना आंख बंद कर ली है कि एवोल्यूशन क्या होता है हमें मतलब नहीं है। इवोल्यूशन हम बोलते हैं कि एक ग्रेजुअल चेंज को बोलते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आता है। मैंने आपको बताया था कि जो पहले के ज़माने के जिराफ होते थे वो छोटे छोटे होते थे, उनकी गर्दन इतनी लंबी होती नहीं थी, लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे पेड़ों की जो हाइट है वो बढ़ने लगी। अब उनको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़े, एडाप्टेशंस लानी पड़ी, क्योंकि जीना तो है ना।
तो भले ही हम बोल रहे हैं कि पेड़ ऊंचे हो रहे हैं, तो उनने क्या किया, अपनी गर्दन को ऊंचा ऊंचा करके पेड़ों की पत्तियों को खाने की कोशिश करी। और इस कोशिश में क्या हुआ, धीरे 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 जिराफ की जो गर्दन है वो इतनी लंबी हो गई। अब आप बोलोगे कि मैम पेड़ ऊंचे हो रहे थे तो घास खा लेते, तो ये बताओ घास खाने वाले एनिमल्स कम होते हैं क्या, हर्बीवोर्स कम होते हैं क्या? कंपटीशन बढ़ जाता अगर जिराफ भी जो है ना घास खाने लग जाते। तो इस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए जिराफ ने क्या बोला कि चलो एक काम करते हैं, हम जो है ना अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, अपने नेक को स्ट्रेच करते हैं और पत्तियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो जिराफ जो कि अपनी गर्दन लंबी नहीं कर पाए वो मर गए, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। कंडीशंस तो चेंज होती ही रहेंगी। प्लांट्स अभी छोटे थे, ट्रीज छोटे थे, अब बड़े हो रहे हैं, कल को कहो और बड़े हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनवायरनमेंट तो चेंज होता ही रहेगा। अब ये तो ऑर्गेनिज्म के ऊपर है, एनिमल के ऊपर है कि वो अपने आप में कितना वो फिट है सर्वाइव करने के लिए, अपने अंदर एडेप्टेशंस वो ला पा रहा है या नहीं ला पा रहा है, वो उसके ऊपर है, तभी वो सर्वाइव करेगा, वरना तो कंपटीशन है। तो जो जिराफ हम बोलते हैं कि जिन्होंने अपनी गर्दन जो ना लंबी कर ली वो जिंदा रहे और अभी भी जिंदा हैं, और जो नहीं कर पाए वो मर गए, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये क्या था, इसे हम एवोल्यूशन के प्रोसेस कहते हैं। एवोल्यूशन के प्रोसेस हम बोलते हैं कि बहुत ही ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर जो है ना जिराफ ने सोचा कि यार आज दिन भर खाना नहीं मिला, पेड़ तक जो है ना पहुंच ही नहीं पाए दिन भर, अब तो जो है ना गर्दन लंबी करनी पड़ेगी, नेक्स्ट डे जो है ना स्ट्रेच करके चले गए गर्दन। नहीं, ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, कई साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में, और ये प्रोसेस जो है ना वो इरिवर्सिबल होती है। वरना अगर आप सोचो कि अब तो जो है ना हो सकता है कि अब प्लांट्स की हाइट छोटी हो गई हो, तो जिराफ क्या करे, दोबारा से अपनी गर्दन छोटी करके जो है ना रिवर्स मार के वापस दोबारा डोंगी जितने बन जाए या हॉर्स जितने बन जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ये प्रोसेस कैसी होती है, ग्रेजुअल होती है और इरिवर्सिबल होती है। जिस डायरेक्शन में बढ़ गई आगे सो बढ़ गई। ठीक है, तो एवोल्यूशन में हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में सर्टेन चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। ये चेंजेस क्यों आते हैं, बाहरी एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में सर्टेन चेंजेस वो लाने पड़ते हैं, वो उनके लिए ज़रूरी होता है। अगर पेड़ों की हाइट लंबी ना होती तो जिराफ को क्या पड़ी थी अपनी गर्दन को लंबी करने के लिए, उनको करना पड़ा, उनको मजबूर किया गया। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वैसा हो गया था। ठीक है, तो हम बोलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं, कि मतलब एक ऑर्गेनिज्म का अपने पूर्वज के साथ कैसा रिलेशन है, कैसे वो इवॉल्व होकर के आया है, तो उसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों के साथ जो है रिलेटेड है, उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइलोजेनी इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। इट इज बिलीव्ड दैट द सिंपल ऑर्गेनिजम्स आर प्रिमिटिव एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर एडवांस्ड। मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिजम्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक थे सिंपल और एक थे एडवांस्ड। ठीक, Thus, primitive and advanced nature of organisms also help in their classification into broad categories। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया बहुत पुराने होते हैं, इतने पुराने होते हैं कि सबसे पहले वही आए थे धरती पे रहने के लिए। जब धरती बनी तो सबसे पहले वही आए थे। अब उनके लिए भी रहना इतना आसान थोड़ी था प्लैनेट अर्थ पे, उनको भी अपने अंदर कई सारे चेंजेस करने पड़े, और उन चेंजेस का नतीजा ये है कि आज बैक्टीरिया जो होते हैं वो वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स में, वैरायटी ऑफ ड्रास्टिक कंडीशंस में, वेदर कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं, है ना, हमारे बॉडी के अंदर तक रह लेते हैं। तो उनमें इतना उनने अपने आप को क्या किया है, प्रिमिटिव थे, बेसिक स्ट्रक्चर था उनका, पुराने ज़माने के ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन फिर भी उनने अपने आप को एडाप्ट किया है, एडाप्टेशंस वो लेकर के आए हैं अपनी बॉडी में। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये भी क्या बनता है, एक बेसिस बनता है क्लासिफिकेशन का, कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व होकर क्या है, क्या उसकी रिलेशन रहे हैं अपने पूर्वजों के साथ। ठीक, फिर इसके बाद में अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आई होप ये सारे बेसिस आप सभी को क्लियर हो गए होंगे कि हमने बातें पहले भी करी हैं, बस मैं उनको रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, हर एक पॉइंट को समझाने के लिए। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या क्या बन सकता है। क्लासिफिकेशन का बेसिस हम बोलते हैं कि सेल स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना सिंपल है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। इसके बाद में बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक सेल है या बहुत सारे सेल हैं। इसके बाद में सेल के पास सेल वॉल है या नहीं है। फिर इसके बाद में ऑर्गेनिज्म
अपना खाना कैसे डिराइव करता है, ऑटोट्रोपिक है या हेटरोट्रोपिक है, खुद अपना खाना सिंथेसाइज करेगा या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में लास्ट हमारा क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फिर इसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेजर डिविजन्स इन द किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में मेजर डिविजन्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट इज द बेसिस फॉर दोज डिविजन्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पास 5 डिवीजन होते हैं, हम पढ़ चुके हैं इन सभी डिविजन्स के बारे में, तो हम दोबारा से वो चीज़ रिपीट नहीं करेंगे। आप प्रीवियस सेशंस में जा कर के इनको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। हर एक डिवीजन को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। तो सबसे पहले हमारे पास थैलोफाइटा, फिर इसके बाद हमारे पास ब्रायोफाइटा, फिर इसके बाद में हमारे पास है टेरिडोफाइटा, देन वी हैव जिम्नोस्पर्म्स एंड एट लास्ट वी हैव एंजियोस्पर्म्स। तो ये सब क्या है, ये किंगडम प्लांटे के फर्दर डिविजन्स हैं। तो सवाल ये है कि इस डिवीजन का क्लासिफिकेशन क्या है, बेसिस क्या है, बेसिकली इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, कैसे हमने किंगडम प्लांटे को इतने सारे डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है। तो देखो इधर ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि वेदर द प्लांट बॉडी इज ये इसको इस कर लेना, इज वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट इनटू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल algae आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट इन हैविंग सिंपल एंड लेस डिफरेंशिएटेड थैलॉइड प्लांट बॉडी। कि भाई एक टिपिकल प्लांट की अगर हम बात करें, चलो हम पेड़ों की बात करते ही नहीं है, हम एक बात करते छोटे से नन्हे से पौधे की, एक रोज़ प्लांट को हम ले लेते हैं। तो एक रोज़ प्लांट में यानी कि गुलाब के पौधे में आपको प्लांट में क्या क्या नज़र आता है, आपको पत्तियां दिखाई देंगी, आपको उसका एक स्टेम दिखाई देगा, आपको उसकी रूट्स दिखाई देंगी। तो एक टिपिकल, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, जब भी हमसे बोला जाता था कि चलो एक जो है ना पौधा बनाओ, तो हम क्या करते थे, ऐसे स्टेम बनाते थे और उसकी कुछ ब्रांचेस बना देते थे, उसकी लीव्स बना देते थे और उसको सॉइल में गाड़ करके हम क्या करते थे, उसकी रूट्स बना देते थे। और अगर और ड्राइंग को अच्छा बनाना होता था तो हम क्या करते थे, फ्लावर भी बना देते थे। तो ये बन जाता था क्या, हमारा एक पौधा। बचपन से हमको यही सिखाया गया है। तो टिपिकल प्लांट कैसा होता है, ऐसा ही होता है कि स्टेम होंगे, लीव्स होंगे, रूट्स होंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि किंगडम प्लांटे में जितने भी प्लांट्स आ रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, उनको डिवाइड करने की फर्दर कैटेगरीज में, तो क्या हो सकता है बेसिस, कैसे डिवाइड कर दें। तो सबसे पहला बेसिस तो यही होता है कि भाई वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है या नहीं, डिस्टिंक्ट पार्ट्स है या नहीं, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स है या नहीं, जो कि एक टिपिकल प्लांट में देखने को मिलती हैं। अगर नहीं है तो हटाओ उनको, एक अलग से उनको डिवीजन दे दो। ऐसा नहीं है ना कि हटाना मतलब है कि किंगडम से हटा दिया है, हटाना नहीं है किंगडम से, बस उनको उनकी एक सेपरेट कैटेगरी बना दी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था थैलोफाइटा, थैलोफाइटा एक डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन होता है किंगडम प्लांटे का, और उसमें आने वाले यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम थैलोफाइट्स कहते हैं, थैलोफाइट्स में हम बोलते हैं कि उनकी बॉडी कैसी होती है, थैलस लाइक होती है, थैलॉइड बॉडी होती है, उनके पास ट्रू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो उनको उठा करके हमने किंगडम प्लांटे से ही बाहर भगा दिया, एनिमल्स में रख दिया। नहीं रख सकते एनिमल्स में। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, प्लांट्स जैसे ही शो कर रहे हैं। उनके पास भी क्लोरोफिल है, वो भी फोटोसिंथेटिक है, वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं। क्लोरोफिल के अलावा उनके पास और भी कुछ पिगमेंट्स हैं, ठीक है, रेड कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं। तो माना ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनको हम किंगडम प्लांटे से ही उठा करके बाहर फेंक दें। वो भी हम बोलते हैं कि प्लांट्स की तरह कैसे होते हैं, इमोबाइल होते हैं प्लांट्स, यहाँ से वहाँ मूव कहाँ कर पाते हैं। तो अलगी भी हम बोलते हैं कि मूव नहीं कर सकते हैं। थैलोफाइटा डिवीजन में आने वाले जो थैलोफाइट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, अलगी होते हैं। पानी के सरफेस पे जो काई हमें दिखाई देती है वो वही है। अब आप बोलोगे कि मैम अलगी को तो हमने फ्लोट करते हुए देखा है। हाँ देखा है, क्योंकि वो पानी में होता है ना, तो वाटर करंट के थ्रू वो फ्लोट कर पाते हैं, वो एक से दूसरी जगह जा पाते हैं। उनके पास अपने खुद के पैर थोड़ी होते हैं एनिमल्स की तरह कि चल के जो है ना यहाँ से वहाँ पहुँच गए। तो ये क्या हुआ, ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक हुआ कि भाई वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है या नहीं, प्लांट्स की तरह, टिपिकल प्लांट की तरह, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स है या नहीं। इसके बाद में थैलोफाइट्स के बाद में हम बोलते हैं कि ब्रायोफाइट्स आए थे। ब्रायोफाइट्स के पास भी हम बोलते हैं कि एज सच ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह नहीं थे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि अब पानी से निकल करके वो लैंड पर आए थे, पानी से दूर नहीं गए थे, पानी के आसपास की जो जगह होती, जो पत्थर चट्टानें वगैरह होती हैं, मिट्टी वगैरह जो होती हैं, वहाँ पे ब्रायोफाइट्स को देखा गया। अब पानी में थे तो तैर रहे थे, लेकिन जब लैंड पर आएंगे तो उनको चिपकना पड़ेगा ना किसी चीज़ से, वरना फूंक मारो उड़ जाएंगे।
तो इसीलिए उनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर्स राइजोइड्स आई। उन राइजोइड्स के थ्रू वो क्या कर रहे थे, अपने सबस्ट्रेटम से अटैच्ड थे। तो ट्रू स्टैम्स, लीव्स वगैरह उनके पास भी नहीं थी, लेकिन उनके पास राइजोइड्स थे जिनके हेल्प से वो अपने सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते थे, फूंक मारने पर उड़ते नहीं थे। जो दीवारों पे पहले भी मैंने आपको बताया है सेशंस में कि जो एक ग्रीन कलर का आपको एक पैटर्न दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि वेलवेट का कोई कपड़ा ला करके किसी ने चिपका दिया हो दीवार पे। तो वो जो वेलवेटी टच वगैरह जो होता है उस ग्रीन कलर के पैच का, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट्स कहते हैं। वो ब्रायोफाइटा में आता है, ठीक है। तो उनके पास आप उनको बस ऐसी हाथ से ऐसे स्वाइप करोगे तो वो आपके हाथ में निकल के आ नहीं जाएंगे, बाकायदा आपको उनको खरोचना पड़ेगा, स्क्रैच करना पड़ेगा, तब जा करके वो निकलेंगे, क्योंकि उनके पास हम बोलते हैं कि राइजोइड्स होते हैं। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि टेरिडोफाइट्स आए, फिर जिम्नोस्पर्म्स आए, एंजियोस्पर्म्स आए। तो इनके पास हम बोलते हैं कि ट्रू स्टैम्स, लीव्स वगैरह सब थे, ठीक है। इसके पहले वाले जो थे उनमें नहीं थे। फिर इसके बाद में वेदर द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज स्पेशल टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस दैट इज वेस्कुलर टिश्यूज। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है भाई। अगर हम बात करते हैं थैलोफाइट्स की, अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की, ठीक है, तो थैलोफाइट्स तो एक्सक्लूसिवली हम बोलते हैं कि पानी में ही रह रहे हैं, और ब्रायोफाइट्स भी हम बोलते हैं कि पानी के आसपास ही रहते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं प्लांट किंगडम का। पता है क्यों? क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए है, तो इसलिए वो पानी से बहुत दूर नहीं जाते हैं, पानी के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। उनके जो मेल गैमेट्स होते हैं वो स्विम करके फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो वो स्विम नहीं कर पाएंगे और नहीं पहुंच पाएंगे फीमेल गैमेट तक। तो उस हिसाब से तो ब्रायोफाइट्स को खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रायोफाइट्स अभी भी हैं। कैसे हैं? क्योंकि वो पानी के पास रहते हैं, उनकी डिपेंडेंसी अभी पानी से ख़त्म नहीं हुई है। लैंड पर आज गए हैं लेकिन फिर भी डिपेंडेंसी पानी पर है। बिना पानी के वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं कि लैंड पर भी रह रहे हैं और पानी में भी रह रहे हैं। पानी के ऊपर डिपेंडेंसी अभी है, उनकी ख़त्म नहीं हुई है। तो जो पानी में रह रहे हैं, जो पानी के पास रह रहे हैं, उनके लिए तो हम बोल सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जाइलम ना हो, है ना, फ्लोएम ना हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जाइलम नहीं है, फ्लोएम नहीं है, तो वाटर का कंडक्शन नहीं हो रहा है, फूड का कंडक्शन नहीं हो रहा है। अब जो चीज़ पानी में ही प्रेजेंट है तो उसको क्या ज़रूरत है अलग अलग पार्ट्स तक पानी को कंडक्ट करवाने की। लेकिन जब वो चीज़ें, जब वो प्लांट्स लैंड पर आएंगे, जब वो टेरिडोफाइट्स की कैटेगरी में आएंगे, जब वो जिम्नोस्पर्म्स बनेंगे, एंजियोस्पर्म्स बनेंगे, तो ज़रूरत है ना उनके पास, उनको जाइलम एंड फ्लोएम की। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि उनकी हाइट जो है ना वो भी तो इंक्रीज होगी। कब तक चिन्नू चिन्नू से माइक्रोस्कोपिक जो है ना प्लांट बने रहेंगे? तो हम बोलते हैं कि थैलोफाइट्स में होते ही नहीं है जाइलम फ्लोएम, क्योंकि वो तो हमेशा पानी में ही पड़े रहते हैं, पानी वाली इकाई। इसके बाद में ब्रायोफाइट्स भी हम बोलते हैं कि पानी वाली जगह में ही होते हैं। टेरिडोफाइट्स की भी थोड़ी बहुत हम बोलते हैं यही स्टोरी है। असली तो हम बोलते हैं कि जिम्नोस्पर्म से आप बोल सकते हो कि जाइलम एंड फ्लोएम वगैरह आए थे, उसमें भी हम बोलते हैं कि फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं थे और जाइलम में वेसल्स नहीं थी। एंजियोस्पर्म्स में हम बोलते हैं कि कंप्लीट जो जाइलम एंड फ्लोएम के जो चार एलिमेंट्स होते हैं वो उनमें प्रेजेंट थे। तो जाइलम एंड फ्लोएम है या नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बेसिस है क्लासिफिकेशन का। फिर इसके बाद में एबिलिटी टू बियर सीड्स। अब जब तक पानी में है तो जो एम्ब्रियो रहता है ना, एम्ब्रियो जो रहता है उसे ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की कवरिंग की, क्योंकि वो तो पानी में रह रहा है। पानी उसको जो है ना धूप से, सूरज की किरणों से बचा के रखता है, ड्राई वेदर से बचा के रखता है। लेकिन अगर प्लांट्स को लैंड पर आने का शौक है, अगर वो रखते हैं शौक कि भाई कब तक पानी में जिएंगे, कभी ना कभी तो बाहर आना पड़ेगा ना, खुद को इवॉल्व करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो फिर उनको अपने एम्ब्रियो को बचाना पड़ेगा, वरना जो उनकी लाइफ साइकिल है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। एम्ब्रियो ही अगर सुरक्षित नहीं होगा तो फिर आगे कैसे काम चलेगा, आगे वो कैसे ग्रो हो पाएगा? एक स्पोरोफाइट वगैरह में, एक इंडिविजुअल प्लांट में नहीं हो पाएगा ग्रो। तो एम्ब्रियो को बचाना पड़ेगा। बचाने के लिए एक और एडेप्टेशन आई कि भाई एम्ब्रियो को बचाने के लिए एक काम करते हैं, एक कोटिंग ले आते हैं, उस कोटिंग को हम बोलते हैं सीड। तो जिम्नोस्पर्म्स में हम बोलते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स के लिए हम बोलते हैं कि ये वेल डेवलप्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे, ये अच्छी तरीके से डेवलप हो चुके थे लैंड पर रहने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास ये वाली स्पेशल एडेप्टेशन आ गई ना कि एम्ब्रियो के अराउंड क्या होगा, सीड की कोटिंग होगी, तो एम्ब्रियो सूख नहीं पाएगा। वरना इससे पहले तो प्लांट्स को बहुत खतरा होता था कि पानी से लैंड पर आना है तो कैसे आए, एम्ब्रियो तो सूखा जा रहा है। एल्गी और ब्रायोफाइट्स की बात तो अलग थी, क्योंकि वो एक तो पानी में रह रहे थे, दूसरे पानी के पास थे, उनका फर्टिलाइजेशन पानी में हो रहा था।
लेकिन और आगे गए, टेरिडोफाइट्स वगैरह में गए, वो थोड़े से और पानी से दूर हो गए, तो उनको तो सबसे ज़्यादा खतरा था कि अब क्या करें, एम्ब्रियो सूख रहा है। तो जिम्नोस्पर्म्स ने डिसाइड किया कि एक स्पेशल एडाप्टेशन लेकर के आते हैं, सीड के एम्ब्रियो के अराउंड वो सीड्स लेकर के आ गए। किस्सा खत्म। जब कोटिंग आ गई है एम्ब्रियो के ऊपर तो फिर अब क्या टेंशन है, अब रह सकते हैं लैंड पर। फिर इसके बाद में एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म्स है ना जिम्नोस्पर्म से भी 2 कदम आगे निकले। उनने बोला कि चलो सीड तो है लेकिन सीड तो अभी भी नेकेड है ना, उनके ऊपर भी तो कोई कोटिंग होनी चाहिए। तो एंजियोस्पर्म्स ने बोला कि कोई नहीं, हम है ना, हम क्या करेंगे, हम फ्रूट ले आएंगे। यानी कि एम्ब्रियो है सीड के अंदर और सीड है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। तो सीड की भी कोटिंग आ गई, तो अब उनके जो सीड्स थे वो नेकेड नहीं रहे। तो ये सारे बेसिस थे प्लांट किंगडम्स को, जो अभी हमने 5 डिविजन्स पढ़े हैं, उन डिविजन्स को बनाने का, कि कैसे किंगडम प्लांटी के सभी प्लांट्स को हम 5 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को हो गया होगा क्लियर। डिविजन्स प्लांट किंगडम के भूलना मत, हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ आर द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग डिविजन्स इन प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द सब ग्रुप्स। ये द है, डिसाइडिंग द सब ग्रुप्स अमंग एनिमल्स। यार ये तो बिल्कुल ही बहुत ही सीधा सीधा सवाल दे दिया है कि एनिमल्स को हम किसी ना किसी बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, है ना। एनिमल किंगडम को हम सबसे पहले फाइलम में डिवाइड करते हैं, फिर इसके बाद में प्लांट किंगडम को हम डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट किंगडम को अलग अलग कैटेगरीज में, हायरार्की में या डिवीजन या फाइलम को डिवाइड करने का जो बेसिस है वो हम बोलते हैं कि कैसे अलग है। भाई अलग तो होना ही है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या डिफरेंस था, ऐसा नहीं है, दोनों के पास ट्रू, स्टेम्स, लीव्स, रूट्स वगैरह सब कुछ थे, जाइलम फ्लोएम भी था, सब कुछ था। लेकिन एक मेजर कैरेक्टर जो कि उनके बीच में डिफरेंस लेके आता है वो ये है फ्रूट्स की प्रेजेंस और एब्सेंस। जिम्नोस्पर्म्स ने दिमाग लगा करके अपना एम्ब्रियो के ऊपर कोटिंग तो वो ले आए थे, कवरिंग तो वो ले आए थे सीड की। एंजियोस्पर्म्स उससे 4 कदम आगे निकले, उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास तो सिर्फ सीड है, हम तो क्या करेंगे, सीड की भी कोटिंग लेकर के आएंगे जिसको हम बोलते हैं फ्रूट। तो फ्रूट वो लेकर के आ गए। तो अब आप ये सोचो कि ये एक बेसिस हुआ क्लासिफिकेशन का कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आपस में डिफर क्यों है, कैसे हैं आपस में डिफरेंट। तो जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट्स नहीं होते हैं लेकिन एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट्स होते हैं। तो ये हो गया एक बेसिक क्लासिफिकेशन का बेसिस हो गया कि अलग अलग 2 डिविजन्स हो गए हमारे पास, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। लेकिन अब ये ज़रा बात बताओ, एनिमल किंगडम का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं फाइलम में, तो क्या ये वाला बेसिस लेकर के आ सकते हैं हम कि कौन सा एनिमल है जो कि अपने अंदर सीड पोजेस करता है, या कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि अपने अंदर सीड के ऊपर फ्रूट भी पोजेस करता है। ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल चीज़ हुई ना। प्लांट्स अलग हैं, एनिमल्स अलग हैं, हमने तो उनकी सेल्स को ही अलग कर करके रखा हुआ है, अलग अलग पढ़ा है कि प्लांट सेल अलग होते हैं, एनिमल सेल अलग होते हैं। तो जब भाई उनके सेल्स ही एक जैसे नहीं हैं तो फिर क्या सवाल बनता है एनिमल्स और प्लांट्स के क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो सेम होना, बिल्कुल भी नहीं बनता। देखो इधर, द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज टू क्लासीफाई प्लांट्स इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स बिकॉज द बेसिक डिजाइन आर डिफरेंट। देखा, ये बेसिक डिजाइन वाला वर्ड मत भूलना क्योंकि उनकी बेसिक डिजाइन ही डिफरेंट है। बेसिक डिजाइन क्यों डिफरेंट है, क्योंकि उनकी सेल्स अलग अलग है भाई। एनिमल सेल अलग होते हैं, प्लांट सेल अलग होते हैं, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, हमारे पास सेल वॉल नहीं है, उनके पास है। प्लांट्स के पास अपनी किचन होती है क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है, वो खाना बना सकते हैं अपना, हम नहीं बना सकते, चाह कर भी नहीं बना सकते ना। कितना भी धूप में खड़े हो जाए, टैनिंग हो जाएगी, काले पड़ जाएंगे, जल जाएंगे, लेकिन अपना खाना कभी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक डिजाइन यानी कि वही सेल वाली बात है, वो बिल्कुल हम बोलते हैं कि अलग अलग होती है बेस्ड ऑन द नीड टू मेक देयर ओन फूड और एक्वायर फूड। क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग डिविजन्स इन प्लांट्स आर डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज यानी कि वही जाइलम फ्लोएम, विद और विदाउट सीड्स, नेकेड सीड्स एंड सीड इनसाइड फ्रूट्स। ठीक है, तो ये हम बोलते हैं कि बेसिस है क्लासिफिकेशन का किंगडम प्लांटे के लिए। लेकिन जब हम बात करेंगे एनिमल्स की, तो एनिमल्स में ऐसा हम कोई भी जो है ना
बेसिस यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन का बेसिस हम एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन में नहीं कर सकते, उसका रिवर्स भी पॉसिबल है। एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन में हम और कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कौन कॉर्डेट्स हैं, कौन कॉर्डेट्स नहीं हैं। कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड है, नॉन कॉर्डेट्स में सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, है ना। जितने भी एक्वेटिक रीजन में मिलने वाले एनिमल्स हैं, चाहे वो हम बोलते हैं कि स्टारफिश हो, या हम बोलते हैं कि वो जो कोरल्स वगैरह होते हैं वो हो, स्पंजेस हो, ये सब नॉन कॉर्डेट्स हैं, इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कॉर्डेट्स की तो उनके पास नोटोकॉर्ड होगी, जिसमें हम भी आते हैं। तो क्या ये नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस, ये वाला पॉइंट हम ये प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं कि बताओ कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके पास नोटोकॉर्ड है, बताओ ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम है? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेसिक डिज़ाइन, अगेन बेसिक डिज़ाइन ही अलग है, कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर कैसे हम इनके क्लासिफिकेशन के बेसिस को कॉमन लेकर के चीज़ों को आगे रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सीधा सीधा सवाल था, बच्चों वाला सवाल था। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट, और ये है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्या है ये सवाल? एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इन वर्टिब्रेटा आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सब ग्रुप्स। जो हमने बात करी थी सब फाइलम वर्टिब्रेटा की, तो हम कैसे हम उनको फर्दर और क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है क्लास पाइसिस। तो पाइसिस में हम बोलते हैं कि जितनी भी फिशेस आती हैं वो सब क्लास पाइसिस को ही बिलोंग करती हैं। अब फिशेस भी दो टाइप की होती है, एक होती है कार्टिलेजनस फिशेस और एक होती है बोनी फिशेस। मतलब कि ऐसी फिशेस जिनका जो एंडोस्केलेटन है वो बना होता है कार्टिलेज का, उनको हम कहते हैं कार्टिलेजनस फिशेस। और वो वाली फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन बना होता है बोन्स का, तो वो कहलाती है बोनी फिशेस। ठीक है, तो दिस क्लास इंक्लूड्स फिश सच एज स्कोलियोडॉन, ट्यूना, रोहू, शार्क एक्सेट्रा। दोज एनिमल्स मोस्टली ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक भी होते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होते हैं, पानी में ही मिलेंगे। हेंस दे हैव स्पेशल एडाप्टिव फीचर्स सच एज स्ट्रीमलाइन बॉडीज। स्ट्रीमलाइन बॉडीज का क्या मतलब होता है? याद है मैंने आपको बताया था कि जब भी हमको बचपन में मछली बनाना सिखाते हैं तो कुछ ऐसे ही सिखाते हैं, ऐसी बनती है मछली। क्यों बनाते हैं ऐसी? ऐसी क्यों नहीं बना देते जैसे हम नॉर्मल इंसान को बनाते हैं? वो इसलिए क्योंकि उनके पास बॉडीज़ का स्ट्रीमलाइन होना ज़रूरी है। बॉडीज़ को स्ट्रीमलाइन होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनको पानी में रहना है, पानी की लहरों को काटना है। तो काटने के लिए ऐसी बॉडी भी तो होनी चाहिए ना जो कि पानी को वो काट सके और पानी में वो तैर सके, स्विम कर सके, आगे जा सके। ज़िंदगी भर एक ही जगह पे वो थोड़ी रह सकती हैं। तो अब जैसा जहाँ इंसान रहता है, ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको वैसे अपने अंदर एडाप्टेशंस लाने पड़ते हैं। तो फिशेस को पानी में रहना है, इसलिए उनके अंदर हम बोलते हैं कि एडाप्टेशन क्या है? स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ का होना। इसके बाद में उनके पास टेल भी होती है मूवमेंट के लिए। अब पानी में रहना है तो रेस्पिरेशन तो करना पड़ेगा ना, लिविंग रहना है, जिंदा रहना है तो रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब लंग्स में अगर जब हम कहीं बिजी होते हैं, जल्दी जल्दी में पानी पीते हैं, तो अगर एक ड्रॉप भी हमारे विंड पाइप में चली जाती है, इतनी ज़ोर से खांसी आती है कि पूछो नहीं। और जब तक कि वो छोटी सी पानी की बूंद भी जो ना हम खास के बाहर ना निकालें, तब तक हमारी खांसी कंटिन्यू ही रहती है। उसके बाद में पूरा थ्रोट, पूरा चेस्ट जो है ना बहुत पेन करता है। क्यों? क्योंकि पानी की एक बूंद भी हम बोलते हैं कि ट्रकिया में गई, विंड पाइप में गई तो गड़बड़ हो जाती है, और फिर लंग्स में तो जाने का सवाल ही नहीं है। हमारे पास लंग्स हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब आप ये सोचो कि अगर फिशेस के पास लंग्स हो जाएं तो दिक्कत की बात होगी। क्यों? क्योंकि उनको तो पानी में ही रहना है, पानी की ही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेनी है। हम कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन? हमारे अराउंड जो एयर होती है उससे लेते हैं। तो हम लंग्स से काम चला रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फिशेस की, तो इनके पास लंग्स होने का मतलब नहीं है, इनके पास गिल्स होनी चाहिए, क्योंकि इनको पानी में रहना है। तो जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है उसी हिसाब की एडेप्टेशंस उसके पास आ जाती हैं। फिर इसके बाद में क्लास एम्फीबिया है, जिसमें कि फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, सैलामेंडर वगैरह आते हैं। इनको डुअल मोड ऑफ लाइफ है इनके पास। एनिमल्स हैव डुअल मोड ऑफ लाइफ। इन द लार्वल स्टेज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। एम्फीबियंस में हम बोलते हैं कि पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं। मोस्टली हम बोलते हैं कि लैंड पर ही रहते हैं, लेकिन हाँ वही अंडों वाली बात है, अंडे सूख जाएंगे इसलिए इनको पानी में जाना पड़ता है। इनका फर्टिलाइजेशन हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल होता है। मेल और फीमेल जो एम्फीबियंस होते हैं वो अपने अपने मेल और फीमेल गैमेट्स रिस्पेक्टिवली पानी में हम बोलते हैं कि रिलीज़ कर देते हैं।
और तो इसीलिए जो मेंढक वगैरह के जो अंडे होते हैं ना, वो बेसिकली आपने देखा होगा बहुत ही स्लाइमी होते हैं, बहुत चिकने होते हैं, जेली लाइक होते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती। उनकी जेलीनेस हमें कैसे दिखाई दे रही है भाई, मुर्गी के अंडे जो होते हैं, योक और जो वाइट पोर्शन होता है वो भी कैसा होता है, बहुत ही जेली लाइक होता है ना, लेकिन उसका जेली कंटेंट हमें दिखता नहीं जब तक हम उसकी शेल को फोड़ते नहीं हैं। लेकिन फ्रॉग्स का दिख जाता है, क्यों दिखता है, क्योंकि कोई शेल नहीं होता है ना। तो इसीलिए पानी में जाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स जो है ना रिलीज़ कर देते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, और एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और न्यू फिर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो डुअल मोड ऑफ लाइफ इनको रहना पड़ता है, जीना पड़ता है। लार्वल स्टेज में हम बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स होते हैं। इनका मोस्ट फेमस लार्वा है जिसको हम कहते हैं टेडपोल लार्वा, ठीक है, लार्वल स्टेजेस इनमें होती हैं। तो ये कहाँ रहता है, पानी में ही रहता है, जब तक कि ये लैंड पे रहने के लिए प्रॉपरली डेवलप नहीं हो जाता है तब तक लार्वा इनका पानी में ही रहेगा। जब एडल्ट फ्रॉग टोड वगैरह बन जाएगा तो पानी के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जब तक पानी में है तब तक तो गिल्स होनी पड़ेंगी, और गिल्स नहीं होंगी तो फिर रेस्पिरेशन कैसे होगा भाई। फिर इसके बाद में रेस्पिरेशन जैसे ही ये बाहर आ जाता है तो लंग से हो जाएगा, स्किन से हो जाएगा। इनकी स्किन कैसी होती है, बहुत ही थिन होती है, म्यूकस से रिच होती है, वेस्कुलर होती है, तो स्किन से भी क्या करते हैं ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं। और ये अंडे कहाँ देते हैं, पानी में देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास है रेप्टिलिया की, इसमें क्रीपिंग और क्रॉलिंग टाइप के एनिमल्स आते हैं, लिजर्ड, स्नेक्स, टर्टल्स एक्सेट्रा। दे यूजुअली क्रीप और क्रॉल ऑन लैंड। द बॉडी ऑफ अ रेप्टाइल इज कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन टू प्रिवेंट वाटर लॉस। अब क्योंकि इनको पानी में नहीं रहना है, इनको लैंड पर ही रहना है, तो इनकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, इनकी स्किन कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, एम्फीबियंस की तरह सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, थिन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एम्फीबियंस की तो बात अलग है, उनको तो रेस्पिरेशन उनको किससे करना है, स्किन से करना है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करना है, तो उनकी स्किन को पतला होना पड़ेगा, वेस्कुलर होना पड़ेगा। और अगर कभी उनकी स्किन सूखने भी लगेगी तो वो क्या करेंगे, कूद जाएंगे पानी में जा करके। लेकिन बेचारे रेप्टाइल्स के पास तो ऐसा होता नहीं है। अब तुम ये सोचो कि बाहर जो है ना बहुत धूप पड़ रही है और छिपकली जो है ना वो बैठी हुई है, और अचानक से उसको ऐसा लगा कि यार बहुत ही गर्मी हो रही है और मेरी तो पूरी की पूरी स्किन कैसी हो रही है, सूख रही है, मेरे अंदर पानी की कमी हो रही है। क्या करेगी वो, पानी में जाके कूद जाएगी क्या, नहीं कूद सकती, पानी में जाने का ऑप्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि रेप्टाइल्स एक्वेटिक नहीं होते हैं, एक्वेटिक रेप्टाइल्स भी होते हैं, लेकिन मोस्टली वो कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियली होते हैं और क्रीपिंग और क्रॉलिंग टाइप के होते हैं, रेंगते हैं ज़मीन पे। तो छिपकली क्या करेगी, बात बात पे तो वो जो है ना पानी में जाकर के कूद नहीं सकती, तो वो क्या करेगी, अपनी स्किन को ही ऐसा बना लेगी कि बेसिकली उसकी बॉडी से जो है ना वाटर लॉस ना हो, है ना। वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करेगी, अपने स्किन को थिक कॉर्निफाइड बना लेगी, ड्राई बना लेगी, स्केल्स आ जाएंगी उनकी स्किन पे, ताकि जो है कितनी भी धूप पड़ जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गर्मियों के मौसम में ही छिपकलियाँ बाहर निकलती हैं, ठंड के मौसम में अभी देखो किसी के घर में एक भी छिपकली दिखाई नहीं देगी, सब छुपी हुई रहती हैं, है ना। उनको वार्म कंडीशंस अच्छी लगती हैं। तो अगर अच्छी लग रही हैं इसका मतलब क्या, कि उनके पास ऐसी स्पेशल एडाप्टेशंस हैं कि वो वार्म कंडीशंस में भी सर्वाइव कर रही हैं। चलो फिर इसके बाद में ये भी अंडे देते हैं लैंड पर। अब करते हैं आगे की बात। तो ये हमने बात करी क्लास रेप्टिलिया तक। नेक्स्ट क्या है, क्लास एव्स। इट इंक्लूड्स ऑल बर्ड्स सच एज स्पैरो, पिजन, क्रो एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ देम हैव फेदर्स। अधिकतर हम बोलते हैं कि उनकी बॉडी में फेदर्स होते हैं। बेसिकली जो रेप्टाइल्स की हमने बात करी थी ना कि रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है उसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्केल्स ही एव्स में जाकर के क्या हो जाती हैं, मॉडिफाई होकर के उनके फेदर्स बन जाते हैं, ठीक है। और जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में फॉर फ्लाइट, वाइल जो हाइंड लिम्स होते हैं वो वॉकिंग और क्लास्पिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। चिड़ियों के अगर आप हाइंड लिम्स को देखोगे तो उसमें आपको स्केल्स दिखाई देंगी, ठीक है। उनमें आपको कुछ इस तरह के रहते हैं, उनके लिम्स कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके के रहते हैं। और उनके लिम्स में हम बोलते हैं कि बाकायदा हमको जो है ना क्या दिखाई देते हैं, क्लॉज दिखाई देते हैं, और इस तरह की हमें उनकी पूरे हाइंड लिम्स में स्केल्स दिखाई देती। तो इससे ये समझ में आता है कि अगेन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की आए कहाँ से हैं, ये इनका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, रेप्टाइल से हुआ है। तो रेप्टाइल्स की बॉडी में स्केल्स होती हैं, तो इनकी बॉडी में भी स्केल्स होती हैं। हाइंड लिम्स में क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है। बाकी पूरी बॉडी में हम बोलते हैं कि वो मॉडिफाई हो जाती है फेदर्स में, ठीक है। टेट्रापोड्स तो हम बोलते हैं कि एम्फीबियन से ही चलते आ रहे हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स। रेप्टाइल्स में भी होते हैं
एम्फीबियंस में भी होते हैं और एप्स में भी हम बोलते हैं कि ये भी टेट्रापोड्स होते हैं, बस 4 लिम्स जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में। चलो नेक्स्ट क्या है क्लास में मेलिया, तो इट includes a variety of animals which have milk producing glands to nourish their young ones. Some lay eggs and some give birth to young ones. Their skin has hair as well as sweat glands to regulate their body temperature. एव्स और मैमल्स के बारे में मैंने आपको खास बात बताई थी कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है ना बेसिकली वो कांस्टेंट होता है। जैसे हमारा एक कांस्टेंट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है, अब बाहर चाहे ठंडी पड़े चाहे गर्मी पड़े चाहे बरसात हो, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो वैसे ही होता है। वो अलग बात है जब हम बीमार वगैरह पड़ जाते हैं तो बॉडी टेम्परेचर हम बोलते हैं कि थोड़ा सा बढ़ जाता है, बुखार आ जाता है जिसको हम कहते हैं, फीवर आ जाना कहते हैं। तो लेकिन हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, वो कभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होता है। बाकी अगर हम बात करेंगे रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की, या हम बात करेंगे फिशेस के, पाइसेस की, तो इनका बॉडी टेम्परेचर हम बोलते हैं कि कांस्टेंट नहीं होता है। जिस एनवायरनमेंट में ये रहते हैं उस एनवायरनमेंट का जो भी टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से इनका अपना बॉडी टेम्परेचर भी वेरी कर जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि इनकी बॉडी में हेयर प्रेजेंट होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो कि इनके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है तो क्या होता है, पसीना आ जाता है। ये पसीना जब इवेपोरेट होता है तो एक कूलिंग इफेक्ट दे करके जाता है। पसीना आने के पहले तक हमें बहुत गर्मी लगती है, फिर जैसे ही पसीना आता है थोड़ा सा सूख जाता है तो हम थोड़ा सा रिलैक्स फील होते हैं, उसके बाद में हमें इतनी गर्मी नहीं लगती है। तो ये सब तरीके हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के, सर्वाइव करने के, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको क्वेश्चन भी सभी को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ में हम आज का सेशन करते हैं अपना फिनिश, और इस सेशन के साथ में हम अपना चैप्टर भी करते हैं फिनिश एंड कंप्लीट। सारे इंटेक्स क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी है। अब अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो कुछ भी हो सकती है ना, तो पूरा चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है अच्छी तरीके से, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से, एग्जाम्पल्स दे करके। तो अब मुझे लगता है कि आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो गए होंगे इस चैप्टर को लेकर के। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, उसके इंटेक्स क्वेश्चंस को और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.